वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी आज, जिसका लेक्चर नंबर 8 है। नाम क्या है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको हम स्टार्ट कर चुके थे। इसमें कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख चुके हैं, परमाणु आकार को देख चुके हैं और आयनिक आकार को भी देख चुके हैं। इसके बाद हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि यदि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात की जाए तो इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में तो जो परमाणु का आकार है स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक घटता है। उसके बाद देखें तो परमाणु का आकार मध्य में कैसा रहता है? स्थिर रहता है। और अंत में क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। ये हमने परमाणु के आकार में पढ़ा था, जिसके हमने कुछ कारण भी बताए थे कि यदि प्रारंभ की बात की जाए तो प्रारंभ में जो आकर्षण बल है उसका मान परिरक्षण प्रभाव की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका आकार घट जाता है। दूसरा, स्थिर मध्य के तत्व स्थिर क्यों होते हैं? उनका आकार स्थिर क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया कि उसमें परिरक्षण प्रभाव का मान लगभग आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। और लास्ट में Zn, Cu और Zn के लिए बताया था कि उसमें परिरक्षण प्रभाव का मान किससे? आकर्षण बल से ज़्यादा होने के कारण उनका आकार कुछ बढ़ता है। इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम बता तो रहे हैं कि आकार घटता है बढ़ता है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ यह भी बताई कि वह आकार बहुत कम मात्रा में घटता है या बहुत कम मात्रा में बढ़ता है। इसलिए मैंने आपको एक कथन भी बोला था कि जो संक्रमण श्रेणियाँ होती हैं, चाहे वो फर्स्ट संक्रमण श्रेणी हो, चाहे वो सेकंड संक्रमण श्रेणी हो और चाहे वो थर्ड संक्रमण श्रेणी हो, तीनों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार लगभग समान ही रहता है। थोड़ा बहुत घट जाए, थोड़ा बहुत बढ़ जाए, वो कोई मायने नहीं रखता। कैसा रहता है? लगभग समान रहता है। आज जो अपन नेक्स्ट गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, उस गुण का नाम है आयनन विभव। आयनन विभव, जिसे हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, सबसे पहले वही कि ये हमारे पास नाविक, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। अब जो वृत्ताकार कक्ष है, इस वृत्ताकार कक्ष का जो बाह्यतम कक्ष या बाह्यतम कोश है, उसमें माना ये इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। यह बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन इस नाविक के द्वारा क्या हो रहा है? आकर्षित। यह नाविक इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से बाहर निकालना चाहूँ और अनंत दूरी तक ले जाना चाहूँ तो उसके लिए क्या मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ क्या? उसके लिए मुझे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। हमें यदि नाविक के आकर्षण बल को तोड़ना है, नाविक के आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और वही ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाएगी या आयनन विभव कहलाएगा। यदि इसको हम परिभाषित करना चाहें तो परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से, इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूं विलगित गैसीय परमाणु। आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो परमाणु है वो कैसी अवस्था में होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। उस गैसीय अवस्था के जो परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, वही ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। यदि इसको हम परिभाषित करना चाहें तो बोलेंगे कि यदि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, यह अपना सबसे बाहर का कोश है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से नाविक के आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा
क्या कहलाती है? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। दोबारा देखो, जो मैंने आपको समझाया है उसी से परिभाषा बोल रहा हूं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से नाभिक के आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ही क्या कहलाएगा? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाएगा। जैसे यदि इसे हम दूसरी तरीके से बोलना चाहें, एक बात बताओ कि यदि जो सबसे फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, सेकंड में इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं माना, तो ये नाभिक सबसे ज़्यादा आकर्षित इस कोश के इलेक्ट्रॉन को करेगा क्योंकि ये नाभिक के सबसे पास है। उसके बाद इसको और सबसे बाद में इसको। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाह्यतम कोश या बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, हम कह सकते हैं कि वह इनके तुलना में सबसे ज़्यादा कैसा बंधा रहता है? ढीला बंधा रहता है। ठीक है ना भाई? ये जो नाभिक है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों की तुलना में कैसा बंधा हुआ है? ढीला। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से सर्वाधिक ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन विभव कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। अब हम बात करें कि यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो आयनन विभव में क्या परिवर्तन होगा, और किसी वर्ग में ऊपर से अगर नीचे आए तो आयनन विभव के मान में क्या परिवर्तन होगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। अभी मैं आपको डी ब्लॉक के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको सब पूरी पीरियडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ कि पीरियडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस प्रकार चेंज होता है। तो मैं बोल रहा हूँ अब पीरियडिक ट्रेंड्स। पीरियडिक ट्रेंड से मतलब है कि संपूर्ण पीरियडिक टेबल में आयनन विभव किस प्रकार से परिवर्तित होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं से दाएं जाने पर। यदि किसी आवर्त में बाएं से दायां जाया जाए तो आयनन विभव के मान में किस प्रकार परिवर्तन होगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक का मान बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। यदि प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो नाभिक पर आवेश, चूंकि प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक में, तो नाभिक पर आवेश भी क्या होगा? और जब नाभिक पर आवेश बढ़ा तो परमाणु का आकार कैसा होगा? छोटा। क्यों? क्योंकि अब यह नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को तीव्र गति से आकर्षित कर सकता है, इसलिए आकार कैसा हो जाएगा? आकार छोटा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? तेजी से आकर्षित कर रहा है। जब यह नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से आकर्षित करेगा तो अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना भाई? यदि नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा तो यह इसे जकड़ के रखेगा और इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा ऊर्जा। यदि यही नाभिक इसमें आकर्षण बल का मान कम कर दे तो कम करने पर इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर निकाल पाते हैं। ठीक है भाई? मैं बोल रहा हूँ कि यदि हम बाएं से दाएं जाएं तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है। परमाणु क्रमांक का मान बढ़ा, चूंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, नाभिक पर आवेश भी बढ़ा। नाभिक पर आवेश बढ़ने पर परमाणु का आकार छोटा हो गया और छोटे परमाणु के आकार के कारण अब बाह्यतम कोश नाभिक के क्या आ गया? नजदीक आ गया। जो बाह्यतम कोश नाभिक के नजदीक आया है उसका आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल अब इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा है, इसलिए बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये चीज़ समझ में आई?
सेकंड बात करें हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे, हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और जो आवर्त की संख्या होती है वही क्या होती है, कोष की संख्या। ठीक है, यदि हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आवर्त का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ेगा, मतलब कोष की संख्या बढ़ेगी, और कोष की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब परमाणु का आकार बढ़ा तो नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल क्या हो गया, कम। और जब आकर्षण बल कम हो गया तो क्या हम यह बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी क्या हो गया, कम। क्यों, क्योंकि अब आकर्षण बल कम है, इलेक्ट्रॉन ढीला बंधा हुआ है, उसे हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए आयोनाइजेशन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या हो गया, कम हो गया। ये पीरियडिक ट्रेंड्स थे जो कि संपूर्ण पीरियडिक टेबल में काम आते हैं। एक बार फिर से समझो, आयनन विभव था क्या, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से अधिकतम ढीले हुए बंधे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि नाभिक से, किसी भी नाभिक के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। ये तो थी इसकी परिभाषा। इसके बाद हमने देखा कि पीरियडिक ट्रेंड्स के बारे में कि बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिक पर आवेश बढ़ता है। जब नाभिक पर आवेश बढ़ता है तो यह बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को तीव्र गति से आकर्षित करेगा। इसका मतलब इन दोनों के मध्य में आकर्षण बल ज़्यादा है, इसका आकार छोटा हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ती है। कोष की संख्या बढ़ने के कारण इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका आकार जब बढ़ा, इसका मतलब नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने पर इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या आयोनाइजेशन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक हम देख चुके हैं। यदि इससे आगे बात की जाए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो बाह्यतम कोष कौन सा होता है, कौन सा है बाह्यतम कोष, 4s। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेगा किसमें से, 4s में। और जब 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3d में। यह तो हम जानते ही हैं कि 4 जो आपकी 4s है और एक 3d है, तो इसमें 3d की ऊर्जा 4s से ज़्यादा होती है। जानते हैं ना ये चीज़, तो n+l रूल। 3d की ऊर्जा 4s से ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें n+l का मान 4 और इसमें n+l का मान 5। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, 4s में, और बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, 3d में। और निकलेंगे भी किस में से, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से ही निकलेंगे क्योंकि यह बाह्यतम कोष है, चौथा कोष है। डी कौन सा है, तीसरा कोष है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इलेक्ट्रॉन जो निकालने हैं किसमें, प्रथम संक्रमण श्रेणी में डी ऑर्बिटल में, वो निकालने हमको 4s से। अब जब हमें इसे बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो वह ऊर्जा, यदि नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर कम है तो ऊर्जा का मान होगा कम, आयनन विभव कम होगा। और यदि नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्कैंडियम 21 से लेकर हम कहाँ जाते हैं,
Zn30 तक। क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो प्रोटॉन की संख्या के बढ़ने पर नाभिक पर आकर्षण बल या नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि आकार क्या हो जाएगा? छोटा। आकार छोटा होने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को तीव्र गति से आकर्षित करेगा और उसे बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिएगी? अधिक। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएंगे तो जिंक की तरफ जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। दोबारा देखो, बाएं से दाएं जाने पर स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, नाभिक पर आवेश बढ़ा। नाभिक पर आवेश बढ़ने पर आकार छोटा हो गया और आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा का मान अधिक होगा और इसलिए हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, यहाँ से हमको पता लगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा? अधिक। अब यदि हम डी ब्लॉक के लिए देखें इस हिसाब से तो इसका मान क्या होगा? अधिक होगा। दूसरा फैक्टर हमने परमाणु आकार में पढ़ा था कि 3D के जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, उपांत्य या आंतरिक कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव का जब मान बढ़ेगा तो वह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इस कारण से वह परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को समाप्त कर देता है या क्या कर देता है? रद्द कर देता है। जब वह नाभिक के आकर्षण बल को समाप्त कर देगा, कौन? परिरक्षण प्रभाव। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आयनन विभव में कोई खास परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आयोनाइजेशन एनर्जी का मान लगभग क्या रहता है? समान रहता है। कहने का मतलब इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आता, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। दोबारा समझ लो, स्कैंडियम से जिंक गए, प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ा, आकार छोटा हो गया, आकार छोटा होने के कारण ऊर्जा का मान बढ़ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज। ये पहला फैक्टर की बात हुई। दूसरा फैक्टर था आपका परिरक्षण प्रभाव। यदि आपको ध्यान ना हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जैसे मान के चलो ये 3D है, ये 4s है। ये 4s में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, अब इसमें दो फैक्टर काम करने लगेंगे। दो फैक्टर कौन कौन से? एक तो इस नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल, नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल जो कि इसके आकार को घटा रहा है, कम कर रहा है। दूसरा फैक्टर है इन 3D इलेक्ट्रॉनों का या आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल जो इस आकार को बढ़ा रहा है। एक फैक्टर आकार को कम कर रहा है, दूसरा फैक्टर आकार को क्या कर रहा है? बराबर या बढ़ा रहा है। और इस कारण से ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं और जो परमाणु का आकार है वो लगभग समान रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और परमाणु का आकार लगभग समान होने के कारण ही 3D ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो इन द 3D ऑर्बिटल या बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आयोनाइजेशन एनर्जी का मान लगभग बराबर रहता है। ठीक है, यदि हम उसको सूक्ष्म मात्रा में देखें तो बाएं से दाएं जाने पर आयरन बॉब का मान बढ़ता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बढ़ता है। कारण किसके कारण वो बढ़ता है? आपका परिरक्षण प्रभाव के कारण। ठीक है, यहाँ तक हमारे समझ में आया। अब हम बात करें कि माना आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट
इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकाल दिया। अब मैं बात करूं, एक और इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालना चाहूं तो वह एनर्जी कौन सी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ठीक है, यह आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, यह आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तब तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालते हैं तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। अब आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव फर्स्ट में से या आयनन विभव सेकंड, दोनों में से किसका मान अधिक होगा ये हम देखते हैं। देखो, जैसे माना हम स्कैंडियम की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 21। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 21। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो अब कितने बचे? 20 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात। प्रोटॉन की संख्या अब भी 21 है, प्रोटॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल एक इलेक्ट्रॉन निकला है और अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 20। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि 21 इलेक्ट्रॉन 21 प्रोटॉन के द्वारा आकर्षित हो रहे थे, या बोल सकते हैं 21 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा था। अब वही 21 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे तो क्या आकर्षण बल का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसे आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि एक तो मैं 4 आदमियों को खींचूं और एक आदमी में उसमें से अलग करके अब मैं 3 आदमियों को खींचूं तो क्या मैं 3 आदमियों को अधिक सरलता से खींच पाऊंगा या नहीं खींच पाऊंगा? खींच पाऊंगा ना, क्योंकि एक आदमी क्या हो गया? कम हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। प्रोटॉन तो 21 है, पहले 21 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे, तब हमने जो एनर्जी थी वो कौन सी थी? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट या आयनन विभव फर्स्ट। इसके बाद हमें इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 20। अब हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एनर्जी कौन सी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव सेकंड होगी कि नहीं होगी? प्रोटॉन की संख्या वही 21 है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के बाद इलेक्ट्रॉन बचे 20, 21 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अब यह इन 20 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? आकर्षित ज़्यादा तेजी से कर सकता है। आकर्षण का मान क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। कहने का मतलब आकर्षण का मान क्या हो गया? बढ़ गया। और जब आकर्षण बल का मान बढ़ गया तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना, क्योंकि आकर्षण बल का मान बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का मान आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का मान आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की तुलना में ज़्यादा होता है। अब मैं बात करूं कि नहीं, हमें तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो क्या हम पता लगा सकते हैं किसका मान ज़्यादा है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि अब इसमें प्रोटॉन कितने रह गए? 19, और अब यह एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब 21 प्रोटॉन 19 को आकर्षित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक और घट गई। पहले जो 3 आदमी रहे थे उनमें से एक और घट गया, केवल 2 आदमी रह गए। अब मैं उनको और तीव्र गति से खींच सकता हूँ। इसी प्रकार प्रोटॉन तो 21 ही है, इलेक्ट्रॉन 19 रह गए। जब इलेक्ट्रॉन 19 रह गए तो मैं इनको और तीव्र गति से खींच सकता हूँ, और जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड का मान और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और हम जानते भी हैं स्कैंडियम जो है वो +3 स्टेट में पाया जाता है, +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में पाया जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, जिसके बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 18। और यह कैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है? आर्गन की अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, हमने अभी आयनन विभव की जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है वो पढ़े हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आयनन विभव में कुछ जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड है, इसमें से आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज़्यादा है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद आएंगे आपके, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्रियाशीलता के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही।
धन्यवाद।